चलो देखते हैं। पहला एक्ट जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पास हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो, इस नोट्स में जो भी है ये प्योरली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मल्टीपल एग्जाम्स में, वन एग्जाम्स में आ रखा है। कुछ स्टेटमेंट है जो कि तुम्हें किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, वो पीवाईक्यू का स्टेटमेंट मैंने उठा कर रख दिया इसमें, अपने नोट्स में मैंने रखा है। ठीक है, सो दैट कि कल को अगर ये कहीं पे भी रिपीट होता है तो ये हिट कर जाए मेरे को। ठीक है, तो सिंपल पर्पस यही है कि, और ये ना तुम्हें वो पॉलिटी की जो फेमस बुक है उसमें भी नहीं है, और ये बेसिकली पीवाईक्यू के स्टेटमेंट है जो भी है मोस्टली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर पीवाईक्यू देखोगे तुम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के, तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस इसी नोट से मिल जाएंगे तुम्हें, जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट ये कहता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, एक तो ये चीज़ पूछ देगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में ये हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग, इसको याद रखना है। आगे कुछ आगे दिखेगा भी इसमें। देखो, सबसे पहली चीज़, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कहने का 1773 के पहले जो भी इंसिडेंट, जो भी इवेंट हुए हैं उसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, 1773 से पहले जो भी एक्ट, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो भी इवेंट हुए हैं उसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। ब्रिटेन के वहाँ के गवर्नमेंट का, किंग का, या फिर वहाँ के जो भी मोनार्क है उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि एक मिनट जो सुन लो, जैसे कि ये था ना, मतलब कहने का कि 1600 से लेके 1772 तक। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट इसी ईयर में हुआ था। ठीक है, और टिल 1772 तक, 77-72 तक, मतलब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ चिंसौरा हुआ, बैटल ऑफ बिदारा हुआ, और जिसको हुगली भी बोलते हैं, एंड देन बैटल ऑफ वैंडीवास भी हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए हैं बहुत सारे, 67 से 69 जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो है, एंग्लो कैरेंटिक वॉर्स है, तो वो सारे इंडिविजुअली इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। इसके बाद जो लॉ पास हुआ, पहला लॉ, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम ब्रिटेन गवर्नमेंट करना स्टार्ट करती है। बेसिकली उन पे अपना हक जमाना शुरू करती है। मतलब वो कैसे काम करेंगे, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लॉ पास होगा। ठीक है, वो पहले देखेंगे क्या है, कैसी चल रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी बेसिकली। ठीक है, तो यही है कि पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करने के लिए पहला हुआ था, रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, मतलब कहने का कि ये जो पहला एक्ट था ये सिर्फ रेगुलेशन के नाम पे था। इसी वजह से इसको ये भी कहा जाता है कि ये जो लॉ है वो बेस्ड ऑन है चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, सिंपली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि ये रेगुलेट करने के लिए पहला स्टेप था ब्रिटेन पार्लियामेंट की तरफ से, और दूसरा दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंसेस। इसमें कहीं पे भी ये नहीं था कि ये पूरी की पूरी कंट्रोल ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास है, नहीं, ये बेसिकली रेगुलेटरी एक्ट था 1773 का। आगे और भी एक्ट्स हैं, 1793, 1784, 1781, 1786, बहुत सारे एक्ट हैं, तो उसमें जो भी हुआ है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ रेगुलेटरी नेचर था। ठीक है, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया कि जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे उसके ऑनर को, ऑनर मतलब उसकी उपाधि को चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत माइनर सा चेंजेस है, नोट करना है। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ था कौन, पहला पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अब देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि 1772 से ही ये क्या नाम है इनका, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल हुए थे, लेकिन 1773 में जैसे ये एक्ट पास हुआ ये ऑटोमेटिकली गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा इसका जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फीचर जो है 1773 एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट का, इसने क्या किया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया। उसने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया, कितने लोगों का, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 लोगों का।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऑफिस के साथ साथ इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी ऑफिस क्रिएट किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विद फोर मेंबर्स। ठीक है, उनका काम क्या था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे यहाँ से हो गए। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के का एक और फीचर ये है कि उसी के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बेस पे एक सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इस्टेब्लिश होता है, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। उसमें एक चीफ जस्टिस है और कितने जजेस थे, 3 अदर जजेस थे, मतलब टोटल 4 जजेस थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुए, बाकी 3 अदर जजेस हो गए। पहला चीफ जस्टिस कौन था उस मोमेंट में, एलिजा इम्पे। ये सारे PYQs है, ये पूछ रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा पॉइंट जो कि 1 लाइनर है, वनडे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन में, मोस्टली PYQs में दिख ही जाएंगे तुम्हें। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसका एक और फीचर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एट कलकत्ता स्टैब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट बना कब, 1774 में। उसमें एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे, और 3 और अदर जजेस थे। पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से टू रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। ठीक है, इसको चेक एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। दिस रेगुलेटिंग एक्ट इज बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल वो तो वही स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गए, कुछ सिंपल 1 लाइनर है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ रखा है PYQ में, इस नोट से देख लो। अब देखो, इस नोट को रिकॉल करो, इस नोट को रिवाइज करो। सबसे पहले देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के टाइम पे जब लॉ पास हुआ ब्रिटेन गवर्नमेंट में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, तो उस टाइम पे PM कौन था ब्रिटेन का, लॉर्ड नॉर्थ। इसी वजह से कभी कभी इस लॉ को, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लॉर्ड नॉर्थ लॉ के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ लॉ ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि कभी कभी रेगुलेटिंग एक्ट को नॉर्थ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पहले ही डिस्कस कर ली है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या था, 1772 में 85, मतलब कहने का 1772 से 85 तक वॉरेन हेस्टिंग जी का पीरियड था। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चार लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बनी। ठीक है, क्या काम क्या था इनका, गवर्नर जनरल को असिस्ट करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 में कैलकाटा फोर्ट विलियम में। एक चीफ जस्टिस है जिनका नाम एलिजा इम्फे था, और 3 अदर जजेस थे। ये PYQ है कि कितने जजेस थे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड था, पॉलिसी ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ रेगुलेटिंग इन नेचर था। इसमें कहीं पे भी ब्रिटेन पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी अथॉरिटी टेक ओवर नहीं करी थी। ठीक है, कंट्रोल उसके पास ही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, कंप्लीटली। अभी फिलहाल इसमें क्या होता है, जो कंपनी के सर्वेंट थे, जो कंपनी के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, उनको प्राइवेट ट्रेड में इंगेज करने की फ्रीडम नहीं दी गई। ठीक है, गिफ्ट और प्रेजेंट लेने से मना कर दिया गया था। ठीक है, कि अब वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ब्रिटेन पार्लियामेंट से जो ये लॉ पास हुआ रेगुलेटिंग एक्ट का, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट एक रोल है। ठीक है, अब देखो ये जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये सारे के सारे PYQ से रिलेटेड है। एक SSC के किसी पेपर का है ये, कि जो 2 मेजर चेंजेस हुए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, जो 2 मेजर चेंजेस हुए थे, वो जो एरिया है वो ये है कि कंपनीज की कॉन्स्टिट्यूशन एट होम, कंपनीज का कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया। ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे कि क्या ये जुडिशियल सिस्टम को चेंज किया, या फिर क्या ये कमर्शियल या रिवेन्यू बेसिस पे या पॉलिटिकल नेचर में कुछ ऐसा था, तो नहीं। इसका जो सिर्फ 2 मेजर डिस्टिंक्ट एरिया थे जिसको इन्होंने चेंज किया, वो है कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रिलेटेड एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ ब्रिटेन में, और दूसरा टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, कि टेरिटोरियल कंट्रोल में जो भी उनके लॉज वगैरह होंगे वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पास होंगे। तो ये 2 बेसिकली एज इट इज स्टेटमेंट याद रखना है, कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम और टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया। ये 2 है किससे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, दिस एक्ट ब्राउट कंपनी अफेयर्स अंडर डायरेक्ट पार्लियामेंट्री सुपरविजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डायरेक्ट पार्लियामेंट्री सुपरविजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसके पहले सारी की सारी चीज़ें जो भी अफेयर्स होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही मैनेज करती थी, इसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एक्ट ब्रॉट कंपनी अफेयर्स अंडर डायरेक्ट पार्लियामेंट्री सुपरविजन फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे देखो मेंशन है सुपरविजन, कंट्रोल नहीं किया, बेसिकली सुपरवाइज करने के लिए था ये। ठीक है, गवर्नर बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ है ये। ठीक है, इट मेड द, अब देखो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ये है कि पहले जो था 1773 एक्ट के पहले, 1773 एक्ट के पहले 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हुआ करते थे उस टाइम पे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे। ठीक है,
1773 एक्ट ने क्या किया कि बंगाल प्रोविंस को सुपीरियर कर दिया और बाकी जो 2 प्रोविंसेस थे बॉम्बे एंड मद्रास उसको सबऑर्डिनेट कर दिया टू बंगाल प्रोविंसेस। ठीक है, मतलब कहने का कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको उसको सुपीरियर अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, उसको मोस्टली कंट्रोल उसी को दे दिया गया पूरे इंडिया का, जो भी उस वक्त मेन प्रोविंसेस थे बंगाल, कैलकाटा और मद्रास का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक तरीके से उनको उनके अंडर में काम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करना है बेसिकली। ठीक है, उनके पास कोई ऐसा फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी लॉ एंड रेगुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थी। ठीक है, हाँ, पर एक और स्टेटमेंट ये है कि इतनी पावर देने के बाद भी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इतनी पावर देने के बाद भी गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं था। ठीक है, वीटो पावर मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल ने जो बोल दिया सो हो गया। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी भी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास ही था। इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास एक और पावर था, वो था कास्टिंग वोट का पावर। अगर मतलब कहने का ये है कि अगर 10 लोग वोटिंग किए, मतलब 10-11 लोगों की, कुछ लोगों की टीम है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है या फिर उसमें वोटिंग हो रही है, तो लेट्स सपोज वो टाई हो गया, 4 लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया, 4 लोगों ने दूसरे जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसको सपोर्ट कर दिया। तो अगर गवर्नर जनरल जिस भी टीम को वोट कर देगा वो टीम उसको वो फाइनल माना जाएगा डिसीजन, और उस केस में वो लॉ पास हो जाएगा। तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर की पावर नहीं थी, पर कास्टिंग वोट का पावर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बॉडी बनाएगी। ठीक है, 4 लोगों की बॉडी बनाएगी जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करता था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने एक और बॉडी फ्रेम किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, उसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से एक और नई बॉडी को क्रिएट की गई, उसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि सीओडी क्रिएट की, कैश ऑन डिलीवरी। मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक नई बॉडी फ्रेम की गई। उनका काम क्या था? एक बेसिकली ये गवर्निंग बॉडी था। गवर्निंग बॉडी मतलब कंपनी के ही लोग थे इसमें। रिमेंबर वन थिंग, इसमें कंपनी के ही लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग थे, इसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर उन्होंने एक बॉडी बनाई, किस लिए? टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स है, लाइक रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये फिर फर्दर रिपोर्ट किसको करेंगे? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या निकल के आया है यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से रिलेटेड? 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो है कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम, और दूसरा टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो वन लाइनर जो मल्टीपल टाइम पूछे, ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली आजकल रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। बाकी ये जो है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, पीएम कौन था उस टाइम पे ब्रिटेन का? लॉर्ड नॉर्थ। इसी वजह से इसको कभी कभी नॉर्थ लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रेम की गई जिसमें 4 लोग थे, बेसिकली उनका काम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करना। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, इनकी एक अलग से बॉडी फ्रेम की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। उनका काम क्या था? बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी था, किसकी? कंपनी की तरफ से ही थे, जो रिपोर्ट करते थे किस पे? रेवेन्यू पे, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स पे। बाद में देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ एक और बॉडी फ्रेम की गई, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक और फर्दर बॉडी फ्रेम करी गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उनका मेजर काम ये था कि वो पॉलिटिकली रिलेटेड जो भी अफेयर्स है, पॉलिटिकल बेसिस पे जो भी अफेयर्स है उसको वो डिस्कस करेंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बेसिकली कन्फाइन कर दिया गया था किस चीज़ के लिए? कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। ये कब हुआ था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। बट रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ एक बॉडी फ्रेम करी गई थी, वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो गवर्निंग बॉडी, जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री सारी चीज़ें यही देखती थी। ठीक है, बाकी इसके बाद ये है कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था, और दूसरा स्टेटमेंट एक और है कि उनके पास कास्टिंग वोट की पावर थी। ठीक है, ये PYQ है, किसी स्टेट पीसेस वगैरह में पूछा गया ये है। और बंगाल के गवर्नर को बेसिकली सुपीरियर किया गया था एज कम्पेयर टू मद्रास एंड अदर प्रोविंसेस। बेसिकली यू कैन रिमेंबर, बॉम्बे और मद्रास के कंपैरिजन में बंगाल के गवर्नर जनरल को सुपीरियर किया गया था। मतलब उनके पास ज़्यादा पावर था, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी हुआ करती थी एज कम्पेयर टू गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है।